हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन में लेक्चर नंबर 202। इसमें हम जानेंगे पहला, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अपवर्तन होता है, अपवर्तन के कारण हम पहले जानेंगे कि अपवर्तन जो हमारा होता है उसके क्या कारण हैं। सेकेंड नंबर में हम पढ़ेंगे आज अपवर्तनांक के बारे में कि ये अपवर्तनांक क्या होता है। और तीसरे नंबर में जानेंगे कि अपवर्तनांक तथा चाल में क्या संबंध होता है, चाल में संबंध। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे आज कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। ये चारों टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको कृपया देखें, जिससे आपको अपवर्तन के बारे में जानकारी कुछ प्राप्त हो जाएगी। तब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे पहला हमारा जो टॉपिक हुआ वो होगा अपवर्तन के कारण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपवर्तन का क्या कारण होता है। बच्चों, अपवर्तन के जो कारण होते हैं, आपने पढ़ा अभी तक कि जब कोई प्रकाशिक किरण एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और वह सवाल होता है, वो अपने मार्ग से विचलित होकर या तो वो अभिलंब की ओर जाएगी या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। हमने आपको बताया है कि जब कोई प्रकाशीय किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि तब प्रकाशीय किरण अगर मान लीजिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से मतलब अभिलंब से वो दूर हट जाएगी। अब दोस्तों, बात यह है कि ये जो अपवर्तन होता है ये क्यों होता है। तो आपको हम बता दें, अपवर्तन होने के जो रीजन है, अगर मैं रीजन की बात करूं, कारण, रीजन या कारण की बात करें अगर, तो इसमें दोस्तों कारण ये है बच्चों कि प्रकाशिक किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो चाल होती है वो बदल जाती है। चाल क्या होता है कि बदल जाती है। बच्चों, आप क्या जानें कि इसका रीज़न हो गया कि प्रकाशीय किरण जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है ना, जो चाल जिसे हम बोलते हैं स्पीड, ये स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, तो आपको हम बात करें तो ये अपवर्तन होने का जो मेन रीज़न है वह है इस अलग अलग मीडियम में इसकी चाल का बदल जाना। स्पीड की मतलब जो लाइट की स्पीड है वह अलग अलग मीडियम में भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से अपवर्तन होते हैं। ये तो इसका कारण रहा। अब हम लोग जानेंगे कि दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है आपका, दूसरा हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू या कुछ किताबें एन से, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आज हम जानेंगे कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे दिखाया जाता है, म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है।
तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसकी स्पीड तो चेंज होती है, साथ साथ उसकी दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो दिशा में जो ये चेंजिंग आती है ना उसके, उसी के तो युग्म में, मतलब युग्म का मतलब क्या हुआ कि प्रकाशीय किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो दोनों में जो इसकी दिशाओं में जो चेंज आता है, या विस्तार कह सकते हैं आप इसको, विस्तार जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग अपवर्तनांक के टर्म में यूज किया जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई प्रकाशीय किरण मीडियम 1 से मीडियम 2 में ऐसे जा रही है, अब ध्यान दें, अगर कोई प्रकाशीय किरण मीडियम 1 से, अगर यह मीडियम 1 अगर मैं मान लेता हूँ कि विरल है और मीडियम 2 मान लेता हूँ सघन है, तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि विरल से अगर सघन में जाएगी तो ये अपने एक्चुअल पथ से क्या हो जाएगी, डिविएट होकर यह नॉर्मल की ओर चली जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगा। तो हम यहाँ पे अपवर्तनांक की अगर मैं बात करूँ, तो जब कोई प्रकाशीय किरण मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ये आपका माध्यम है और ये आपका माध्यम 2 है। तो जब कोई प्रकाशीय किरण मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम करेंगे रिप्रेजेंट 1 म्यू 2, या आप लिख सकते हो 1 and 2, दोनों सेम एज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 and 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि माध्यम, इसका अर्थ होता है माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये होगा कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये विरल माध्यम जो हमारा है ये वायु होता, सपोज दैट, और सघन माध्यम हमारा कांच होता, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं लिखता, वायु को हम लोग एयर से यानी ए से दिखाएंगे और कांच को ग्लास से तो जी से दिखाएंगे। तो मैं लिखता इसको ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक। तो अब तक आप समझ गए हो। इसका जो रिप्रेजेंटेशन की बात करेगा ना, तो अगर मैं जैसे 1 and 2 है, इसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ N2/N1, मतलब बच्चों यहाँ पे जो होगा उसका अपवर्तनांक और बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और आपको पीछे पढ़ा गया कि N2/N1 होता है sin I/sin R, जो कि स्नेल्स लॉ है। तो ये वाला फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी न्यूमेरिकल सवाल लगाते हो, किसके सापेक्ष कहेगा उसे पहले और जिसके कहेगा उसे बाद में लिखेंगे। जैसे हमने कहा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे 1 and 2 और यहाँ पे लिखेंगे N2/N1। न्यूमेरिकल सवाल लगाने में सबसे ज़्यादा इसकी भूमिका होगी, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। अगला हमारा टॉपिक है, अगली बात में अगर मैं करूँ तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग समझ लें क्या है सिस्टम। अगर यहाँ पे जो 1 and 2 है, इसमें हम लोग 1 को अगर हम लोग वायु या निर्वात, अगर 1 को हम लोग वायु या निर्वात मानते हैं, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पर्सनलाइज नाम बताएं, तो अब इसे कहा जाएगा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हम लोग 1 को वायु या निर्वात मान लेते हैं, तो दूसरा जो मीडियम होता है उसका जो अपवर्तनांक होगा निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों आप लोग अब ये जान चुके होंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहा जाएगा। मीडियम फर्स्ट अगर वायु या निर्वात होगी, तब सेकेंड मीडियम को हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। उस समय यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा उसे कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा है जो वह है, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह है आपका
थर्ड नंबर में हमने बताया कि हम आज पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो संबंध होता है, ये संबंध की मैं अगर बात करूँ तो इस संबंध से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में करेंगे। तो देखिए बता दें अपवर्तनांक तथा चाल में क्या संबंध होते हैं। तो अपवर्तनांक जो n होता है वो बराबर होता है, अपवर्तनांक जो n होता है वो आपका बराबर होगा, एक मिनट लिखिएगा, देखिए अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। यहाँ पे c क्या होता है, यह प्रकाश की चाल होगी, यह प्रकाश की चाल है, और यह माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। बच्चों इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है ये ध्यान दें आप लोग। अगर मैं बात करूँ फ़र्क की, इसे समस्या है, देखिए ऊपर जो सी लिखा हुआ ना वो प्रकाश की चाल है, और वो जो प्रकाश की चाल होगी वह निर्वात, ये कहाँ होगा, ये वायु या निर्वात की बात करते हैं, वायु या निर्वात में होगा। और नीचे जो प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये माध्यम आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये कांच हो सकता है माध्यम, ये जल हो सकता है, ये हीरा हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, हीरा, ऐसा कोई भी मीडियम हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो ये होगा ये प्रकाश की चाल होगी वायर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते वक्त वो सी का मान आपको दे सकता है और सी का मान नहीं भी दे सकता है। तो अगर आपको नहीं देगा तो आप याद रखें सी की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की जो चाल होती है ये कहाँ पे होगी, वायु या निर्वात में। तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो अब तक आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, n = c/v। और v क्या होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन में आपसे वो कह देगा कि कांच में या जल में या हीरे में प्रकाश की चाल बताए, तो इसमें यहाँ पे n क्या होगा ये आपको पहले पता चलेगा। यहाँ पे n जो है ये आपका अपवर्तनांक है जो क्वेश्चन में देगा। तो बच्चों ये अपवर्तनांक तथा चाल में संबंध है जिसका फॉर्मूला ये होगा n = c/v, वेयर c = क्या होता है, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में। और अगर मैं v की बात करूँ तो ये माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, कांच, जल, हीरा हो सकता है। c की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे अगर मैं बात करूँ तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा रिलेशनशिप है वह है आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में। अगला टॉपिक है आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बच्चों ये जो सिस्टम है इसमें आप हम मानेंगे, जैसे रिवर्सिबिलिटी का सिस्टम आप समझें। जैसे क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स था, इससे एक लाइट आई और किसी पॉइंट से टकराई, और इसी पॉइंट पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये लाइन हमारी नॉर्मल कहलाएगी। इसका एक्चुअल पथ यह था, मान लेते हैं ये प्रकाशीय किरण वायु से कांच में जा रही थी, वायु से कांच में जा रही थी। तो ये जो इसका एक्चुअल पथ था, इससे ये थोड़ी डेविएट होकर इधर की ओर झुक जाएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो बच्चों यहाँ से ये जो कोण बनेगा इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ फाई, और यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे एंगल ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो मैं लिखूँगा sin I/sin R बराबर क्या हो जाएगा, वाई से कांच में जाएगी तो इसे मैं लिखूँगा ANG। अगर मैं इसको मीडियम में भी चेंज कर सकता था, बट चलिए कोई बात नहीं। ANG इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। रिवर्सिबिलिटी में अगर मैं मानूंगा कि प्रकाशीय किरण मान लो इसके उल्टे आती, तो मतलब इधर से, यानी आपतन कोण अब I की जगह R होता और अपवर्तन कोण I हो जाता, तो मैं लिखता sin R/sin I।
और इस पर हो जाएगा का कांच से वाई हो जाएगा तो GNA, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं समीकरण 1 और 2 का गुणा करा दूं, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, तो मुझको मिलेगा ANG इंटू GNA, ये बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई, साइन आई। तो अब देख रहे हो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे, यानी मुझको क्या मिल जाएगा, मुझको मिलेगा ANG गुणे GNA बराबर 1। तो मैं यहाँ से ANG बराबर प्राप्त कर लूँगा 1/GNA। तो ये मेरा रिलेशनशिप मुझको मिल जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ANG इज इक्वल टू हो जाएगा GNA। तो ये हमारा प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिस्टम होगा, इसे आप ध्यान दीजिए। अब फिर विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैं आज बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मैं आज आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी समझ विकसित हो जाएगी कि वास्तव में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो लगेंगे कैसे। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है कि एक प्रकाशीय किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। एक प्रकाशीय किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। यदि जल में इसका अपवर्तनांक, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, तो जल में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। इसकी चाल ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एक प्रकाशीय किरण वायु से जल में प्रवेश करती है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में इसकी चाल ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। सूत्र हमारा है N = C/V। इस क्वेश्चन में इसने C नहीं दिया है, तो हमको याद है C का मान क्या होता है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे यहाँ पे V क्या है, हमसे V क्वेश्चन में पूछा है, हमसे क्या पूछा है, W क्या है, माध्यम को V स्पीड बता रहा, और N का मान हमको दिया हुआ है कितना, 1.33। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3, तो इसका मान होगा 1.4/3 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻8/VW। इसको मैं यहाँ भेजूँगा तो ये हो जाएगा 4VW = 9 × 10⁸। तो VW का मान कितना आ जाएगा, तो VW का मान आएगा 9 × 10⁸/4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो VW का मान जो आएगा वो आएगा 2.25 × 10⁸, और यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दैट मीन्स जल में प्रकाश की जो चाल होगी वह कम हो जाएगी। मतलब वायु और हमेशा आप अगर बात को ध्यान दें तो वायु और निर्वात से मीडियम बदलने के बाद प्रकाश की जो स्पीड होती है हर हालत में मतलब कम ही आएगी आपको। जैसे अभी आपने यहाँ देखा तो यहाँ पे जल में इसकी जो स्पीड आ गई वह 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दें आप। मान लेते हैं कि क्वेश्चन कहता है
कि एक प्रकाशीय किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। वायु से कांच में प्रवेश करती है। कहाँ से कहाँ जा रही है? वायु से कांच में प्रवेश करती है। तो कांच में प्रवेश करती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों तब तक आप लोग इसको ट्राई करें, तब तक हम इंक भर लेते हैं। बच्चों अब तक आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रकाशीय किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। सूत्र हमारा वही होगा V = C/N या N = C/V। यहाँ पे इस बार हम लोग इसको लिख लेंगे Vg, क्योंकि कांच की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या होगा, C की वैल्यू नहीं दिया है तब भी हमें याद है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। और n का अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो कि ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 × 2 × 10⁸ बाई हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि Vg का जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स क्या हुआ कि प्रकाश की जो स्पीड होगी या चाल होगी वो कांच में कितनी होती है, 2 × 10⁸। तो यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन से आपको 2 बातें ध्यान रखना है। पहला कि कांच में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल आपका होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरी बात क्या है कि कांच में कितना है, 2 × 10⁸ और जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात या कह सकते हो वायु में प्रकाश की चाल आपकी होती है कितनी, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये जो डाटा है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो हम लोग निकाल भी लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, समय काफ़ी हो गया है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के बारे में, या कुछ अभी एक वीडियो में और इस पर अपलोड करूँगा जिसमें मैं इसके और भी अच्छे क्वेश्चन और जो MCQ क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को इसमें डिटेल किया जाए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से MCQ क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।